हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने नए सब्जेक्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास को लेकर, जो ऑलरेडी हमारे तपस्या नोट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी थी, जिसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, एंसेंट हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया था। एनवायरमेंट में आप लोगों के 6 लेक्चर कंप्लीट हुए थे, जबकि इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 9 लेक्चर कंप्लीट हुए थे। अच्छा, ये जो मैं सीरीज आप लोगों को करा रहा हूं, ये आपके तपस्या नोट से संबंधित है। तपस्या नोट्स की भूमिका क्या होती है? जहां पर आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो आप अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं, कोचिंग के नोट्स में पढ़ते हैं, वहां पे चीजें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती आपको कि टॉपिक का एक छोर कहां से शुरू हो रहा है और कहां जाके वो खत्म हो रहा है। ये चीजें किताब में थोड़ा कंसाइज कर पाना मुश्किल होता है। अप्रॉक्स मान के चलो 80 to 90% स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है, और जिस वजह से वो लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ भटकने लगते हैं, अदर सोर्सेज की ओर भी भटकने लगते हैं। अभी आप देखो, यूपीपीसीएस का जो परीक्षा हुई 22 दिसंबर को, या फिर 11 फरवरी 2023 में जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, ये दोनों परीक्षा में आयोग अब सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि अब मुझे केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी आपके साथ चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि 5 से 7 प्रश्न 10 प्रश्न होते थे और उसको एस्पिरेंट टैकल कर लेता था, लेकिन अभी आप समीक्षा अधिकारी में देखो, लगभग 35-40 प्रश्न थे कॉन्सेप्ट के आधार पे, कथन कारक के आधार पे। यूपीपीसीएस में लगभग 50 से 60 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कहीं ना कहीं 2025 में प्रीलिम्स देने वाले बच्चे, चाहे वो यूपीपीसीएस का दे रहा हूं या समीक्षा अधिकारी का दे रहा हूं, उनको अब ये जरूरत है कि किताब को अच्छे से कॉन्सेप्ट के रूप में समझें, और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप हमारे तपस्या नोट्स की क्लास को अगर अच्छे से आप देख लोगे यूट्यूब पर, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको जो छोटी छोटी चीजों की जो कमियां होती है, जो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप केवल लेक्चर देख लेते हो। हालांकि यूपीपीसीएस का जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो एनवायरमेंट के 6-7 प्रश्न थे, वो इसी नोट से पूरी तरीके से तैयार किए हुए थे, और यहीं से क्वेश्चन वो आपको डायरेक्टली मिल गए थे। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो इनके सोर्सेज होंगे तपस्या नोट्स के, ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने कोचिंग की दृष्टि आई इसमें, साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जो चैप्टर जहां जहां से जरूरत है, उन सभी को मिलाते हुए मैंने ये सिनॉप्सिस तैयार की है, और जिसके बेस पे हम लोग कॉन्सेप्ट की पूरी तैयारी आपको करा रहे हैं। आप इसकी पीडीएफ भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे आप टीम से कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में मुझे याद है कि लेक्चर नंबर जो 6 था, वहां पे हम लोग मृदा वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे कि मृदा का क्या प्रोसेस होता है, कैसे मिट्टी के निर्माण के बारे में बात होती है, कौन कौन सी मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, या वर्ल्ड में क्या स्तर होता है, ह्यूमस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इवन कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि मृदा को बनाने का जो क्रम होता है, तो यहीं पर ये चैप्टर रोका गया था, और आज मैं यहीं से इस चैप्टर को शुरू करूंगा। और अगर इससे पहले आप लोगों ने कोई भी क्लास इसकी नहीं देखी है, तो पूरे के पूरे जो लेक्चर नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट कराया है अभी तक, उसे पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी एनवायरनमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉइल निर्माण जो प्रोसेस है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो मिट्टी बनेगी उसकी क्या विशेषताएं होंगी, और जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में बनती है उसकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहले आपको शब्दों को ध्यान से समझना होगा कि शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द कह रहा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर आपकी वर्षा का मान ज्यादा होना चाहिए, किससे? वाष्पीकरण से, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस कम होना चाहिए, जबकि वर्षा का मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ये तो हो गया आर्द्र जलवायु। अब जब यहां पे जो मृदा बनेगी, वो कहीं ना कहीं कैसी होगी? चिपचिपी होगी, यानी वो गीली होगी। और अगर हम इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं कि अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसका मतलब हो गया या तो वहां पे बहुत कम वर्षा हो रही है, या फिर बिल्कुल ही वर्षा नहीं हो रही है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में राजस्थान एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस वहीं पे बारिश नहीं होती, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे बारिश नहीं होती है, लेकिन राजस्थान को हम सामान्यतः एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं, जो कि एक अर्ध शुष्क रीजन होता है, सेमी एरिड जिसको हम कहते हैं, जहां पे या तो वर्षा बहुत ही कम होती है या तो होती ही नहीं है। कई जगह ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को आपको मिलेगी। तो इसे कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। और यहां पे जो मिट्टी बनती है, वो सामान्यतः पानी की कमी से बनती है, यानी कि जहां पे पानी है ही नहीं, वहां की जो मिट्टी के कण होंगे वो आपस में चिपके हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे। इट मींस कि रेतीली मृदा को हम कह सकते हैं। तो अब हम इन्हीं दोनों क्षेत्रों में मिट्टी बनने का जो प्रक्रम होता है, उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी में तो पूछने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब जैसे आर्द्र जलवायु प्रदेश की जो मृदा बनती है, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लेटरलाइजेशन, और दूसरा होता है पॉडजलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको हम?
लेटराइजेशन और पॉडजलाइजेशन। अब इसी से मृदा का नाम भी पड़ेगा। जैसे अगर आपको पता है कि हमारे भारत में हम एक मृदा का नाम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लेटराइट मृदा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा की एक विशेषता होती है कि वो तटीय क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलती है। क्यों मिलती है तटीय क्षेत्रों में? क्योंकि वहां पे दोस्तों वर्षा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे और पूछ लेगा अगर प्रश्न कि पश्चिमी घाट पर आपको कौन सी मृदा मिलती है, ध्यान देना कि मैं भारत के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। प्रायद्वीपीय पठार पे तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, मतलब काली मृदा मिलती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पे कौन सी मृदा मिलेगी, तो पश्चिमी घाट पे आपको लेटराइट मृदा मिलती है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रटने से बढ़िया है कि आप समझो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। और वर्षा की प्राप्ति होने का मतलब हो गया आर्द्र जलवायु हो गई, और वहां पे बनने वाली मृदा या तो लेटराइट होगी या फिर पॉडजोल होगी। लेकिन पॉडजोल मृदा जो बनती है सामान्यतः शंकुधारी, साइबेरियन, शीत ऋतु, अर्थात मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन होता है दोस्तों, ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जहां पर सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी से होते हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शीतकालीन जलवायु पाई जाती है, शीत ऋतु होती है या आर्द्र होती है, या साइबेरियन, शंकुधारी, लद्दाख देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो। ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, जो मिट्टी बनेगी वो पॉडजोल बन जाएगी। लेकिन अगर तटीय क्षेत्रों में जहां पे उष्ण कटिबंधीय या आर्द्र जलवायु प्रदेश होगा, या विषुवत रेखीय मानसूनी जलवायु प्रदेश होगा, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन होंगे। अब हमें ये पता है, आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पश्चिमी घाट पे आपको सर्वाधिक वनस्पति मिलती है, सदाबहारी जलवायु पाई जाती है, या फिर हम इसे आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। और विषुवत रेखा से थोड़ा सा नजदीक होने की वजह से हम इसे सदाबहारी विषुवत रेखीय जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच में आपको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। और हमारे भारत में जो पश्चिमी घाट है वो 8 डिग्री से शुरू हो जाता है। अंडमान निकोबार को जोड़ लोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाएगा। तो यहां पर एक बेसिक चीज आप समझ पाए कॉन्सेप्ट के रूप में कि भाई अब हमें उन क्षेत्रों की मृदा को याद नहीं करना है जहां पे सदाबहारी या 200-150 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा अधिक है, आर्द्र जलवायु होगी, आर्द्र जलवायु है तो लेटराइट मृदा बनेगी। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो यही जरूरत होती है आपको बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की। ये चीज जब आप बुक में पढ़ते हो तो चीजें नहीं क्लियर हो पाती, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी होती है जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जो आप क्लास में मेरे आराम से समझ सकते हैं। अब जरा यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो मृदा बनेगी आपको उष्ण कटिबंधीय या आर्द्र जलवायु प्रदेश में बनेगी। आर्द्र वर्ड पे ध्यान देना, विषुवत रेखीय या मानसूनी जलवायु प्रदेश में बनेगी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलती है ये मृदा। और अगर इसी का जो दूसरा कैटेगरी होता है पॉडजलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में बनती है, साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में बनती है, शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनती है। मैंने आपको विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वहां से 2 नहीं 3 क्वेश्चन थे यूपीपीसीएस के, एक ही पेज से 3-3 क्वेश्चन थे। याद करो, यूरोप की जलवायु पूछा था कि नहीं पूछा था, पश्चिमी यूरोप, आपसे शीतकालीन वर्षा के बारे में पूछा था, वहीं पे भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सभी मैंने आपको पढ़ा था कि 0 से 10 के बीच में आपको विषुवत रेखीय जलवायु मिलती है। फिर इस तरीके से डिवाइड किया था मैंने कि 10 से अगर आप 30 तक जाते हो तो किसी भी महाद्वीप का जो आपका पूर्वी क्षेत्र होता है सामान्यतः मानसूनी जलवायु मिलती है, पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो आपका रेगिस्तानी जलवायु होती है, मरुस्थली, बीच में आपको सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर हमने गए थे 30 से 60 के बीच में, तो यहाँ पे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश था, यहाँ पे आपको स्टेपी देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ आपको ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। फिर और ऊपर जाते हैं तो लॉरेंशियल तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है, फिर शंकुधारी देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्रिटिश रहेगा, यहाँ भूमध्य सागरीय रहेगा, फिर उसके ऊपर टुंड्रा। तो ये जो जलवायु प्रदेश है ये मृदा निर्माणकारी प्रक्रम में भी हमको पढ़ना है इस तरीके से कि इन जलवायु प्रदेशों में किस तरीके की मृदा बनती है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ देखिए ये दिया हुआ ना कि सदाबहार में लेटराइट मिलेगी। लेटराइट यहाँ पे देखो, ये भारत का रीजन तो यही है, मानसूनी लेटराइट हो गई, फिर सवाना, फिर डेजर्ट सॉइल, फिर कहाँ कहाँ पे पॉडजोल मिलेगी। आप लोग जो ये याद करते रहते हो ना, रटते रहते हो, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बुक से रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप लोकेशन को देख के खुद एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रकार की मिट्टी मिलेगी, क्योंकि इसकी विशेषता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई कि किन क्षेत्रों में पॉडजोल मृदा बनेगी और किन क्षेत्रों में लेटराइट, लेकिन दोनों की एक विशेषता रहेगी कि यहाँ पे वर्षा होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर शीतकालीन क्षेत्रों में तो वर्षा नहीं होती है, तो मैं उनका भी आपको लॉजिक आगे बता दूंगा।
चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, लेटराइट के अंतर्गत मैंने एक डायग्राम बना लिया। मान लेते हैं कि मृदा है और मृदा के अंदर बहुत सारे जो है कि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सिलिकेट के खनिज होते हैं, मतलब सिलिका के गुण होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है, ह्यूमस होते हैं, एल्यूमिनियम, Fe, ये सभी के ऑक्साइड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जब इनका विघटन होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है, तापमान भी अधिक, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि जहां पे टेम्परेचर अधिक होता है वहां पे रेन यानी कि बरसात होने के ज्यादा पॉसिबल होते हैं कारण। आप इसीलिए 0 डिग्री के आसपास देखोगे सामान्यतः यहां पे वर्षा ज्यादा होती है और इसीलिए यहां पे सदाबहारी वृक्ष भी ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। तो इस टेम्परेचर और बारिश की वजह से क्या होता है कि आपके जो मृदा में बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट में टूट जाते हैं। कोई सोडियम में, पोटेशियम में, कैल्शियम में, इसमें टूट जाते हैं। सिलिका भी अलग हो जाती है, सिलिकेट के जो खनिज होते हैं। तो सिलिका की खासियत होती है कि पोषक तत्व तो नहीं होता है बल्कि एक रासायनिक पदार्थ होता है और ये बहकर जल के साथ जो है कि बहते हुए चला जाता है। और इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कह देते हैं अंतः स्पंदन। क्या कहते हैं? अंतः स्पंदन। इट मीन्स कि इसमें आपके सिलिका जो है कि रेत होती है इसलिए ये बहते हुए चली जाती है, लेकिन जब आपका पानी में घुलकर अगर कोई पोषक तत्व जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? लीचिंग। क्योंकि लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जल में ये भी होता है लेकिन जल के साथ ये घुलते हुए साथ में पोषक तत्व जमीन के नीचे चले जाते हैं, मृदा के नीचे चले जाते हैं। और जैसे सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ह्यूमस, ये सभी के सभी चले जाते हैं। और जिस वजह से अगर आप देखोगे क्या निकलता है परिणाम। अच्छा, अभी मैं इसको डिफाइन करने के साथ साथ इसको बता दूं कि पॉडजोल जो मृदा होती है, पॉडजलाइज होती है, सामान्यतः शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश, साइबेरियन और शंकुधारी। यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। बिल्कुल, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे सिलिकेट खनिजों की तो जो अधिकता बनी रहेगी और ह्यूमस का यहाँ पे अभाव होता है, इसलिए ये क्षारीय तत्व जो है कि जल में घुलकर चले जाते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, सिलिकेट के खनिज तो आपको यहाँ पर भी मिल रहे थे लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक था, वर्षा अधिक थी, इस वजह से सिलिकेट के खनिजों का विघटन हुआ। कोई सोडियम बना, कोई मैग्नीशियम बना, कोई पोटेशियम बना, कोई ह्यूमस बना, कोई सिलिका बन गया और वो अलग अलग नेचर के साथ अपना चले गए। कोई जल में घुल के चला गया, कोई जल के साथ बहते हुए चला गया, इनफिल्ट्रेशन या फिर लीचिंग प्रोसेस। लेकिन यहां पे जहां टेम्परेचर कम है तो नो डाउट यहां पे रेन भी कम हो जाएगी, बारिश भी कम हो जाएगी, तो यहां पे सिलिकेट खनिजों की अधिकता मिलेगी, साथ ही साथ यहां पे ह्यूमस का भी अभाव मिलेगा। और ह्यूमस क्यों नहीं मिलेगा यहां पे? तो ह्यूमस के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं, जहां पे मैंने इस जगह पे पूरा डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मृदा में ह्यूमस का क्या प्रोसेस होता है, कैसे मृदा में गाढ़ापन आता है, कैसे नमी की मात्रा होती है, कैसे इसमें उर्वरता होती है। ये पूरा चैप्टर ही मैंने ह्यूमस के ऊपर डिस्कस किया है, कहां कहां से जो है कि मिलेगा। ये पूरी चीज आप पढ़ सकते हो उसमें जाके। अब हम इसको जरा एक बार डिटेल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, समझते हुए चलेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी जलवायु प्रदेश होगी? आर्द्र। कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध दोस्तों कौन सा रीजन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीधे कहोगे सर 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री का, चाहे वो नॉर्थ का एरिया हो या फिर वो साउथ का एरिया हो। हम कहां रहते हैं? नॉर्थ में रहते हैं, यानी हम ज्यादा अपनी लोकेशन से इमेजिनेशन कर पाएंगे कि हम जिस क्षेत्रों में रहते हैं, जिस जगह की हम स्टडी करते हैं, वहां से हम ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको सीधे ऊपर का दिखाता हूं, नॉर्थ गोलार्ध में जो 30 डिग्री नॉर्थ और ये 0 डिग्री। तो ये जो रीजन है आपका, इसी रीजन में हमारा प्यारा भारत भी आता है। तो यहां पे क्या विशेषता होती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्योंकि भारत में आर्द्र जलवायु भी मिलती है और शुष्क जलवायु भी मिलती है। जहां पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, क्योंकि वृक्ष क्यों होंगे अधिक? क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा हो रही है। यहां पर जो मृदा का विकास होगा वो लेटराइजेशन मृदा होगी। अब आप जाके अपनी किताब में ये देखना कि जहां जहां आपने फैक्चुअल रूप में पढ़ा है कि पश्चिमी घाट में लेटराइट मृदा मिलती है या और भी जगह पे मिलती है, तो क्या वहां पे वर्षा आपको 170 सेंटीमीटर से अधिक देखने को नहीं मिल रही है, या वहां पे सदाबहारी विशेषता नहीं है क्या? जरा एक बार चेक कर लेना। आपको ये दोनों विशेषताएं देखने को मिलेंगी तो आपको आगे से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन क्षेत्रों में लटराइट है, इन क्षेत्रों में लाल मृदा है। रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, बरसात ज्यादा हो रही है यानी लटराइट मृदा बननी ही बननी है। और इस प्रक्रिया में टेम्परेचर अधिक होगा। भैया वर्षा तभी होगी जब प्रॉपर आपको बारिश के लिए
टेम्परेचर की वैल्यू अधिक मिलेगी, और टेम्परेचर अधिक होने से सिलिकेट के खनिजों का विघटन होता है, सिलिका में हो जाता है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, Fe के ऑक्साइड बनते हैं। साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थ, इट मीन्स कि जो आपका ह्यूमस होता है इसका भी जो है विघटन हो जाता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का भी विघटन हो जाता है। कैसे विघटन होता है, क्या प्रोसेस होता है, लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखिएगा। तो औसत से अधिक मात्रा में जब वर्षा होती है, और यह विशेषता होती है आर्द्र जलवायु प्रदेश, सदाबहारी वन। आप देखो पश्चिमी घाट पे कितनी अधिक वर्षा होती है, दक्षिणी भारत में कितनी अधिक वर्षा हो जाती है, स्पेशली केरल, तमिलनाडु के तटों पर। ठीक है, हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होती, लेकिन केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, पश्चिमी घाट पर होती है, अंडमान निकोबार में होती है, आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में होती है। तो इन क्षेत्रों में आप देखोगे औसत से अधिक मात्रा में जब वर्षा होगी तो निछालन का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीचिंग। यानी लीचिंग का मतलब हो गया कि जो पोषक तत्व हैं वो जल के साथ बहकर नहीं, बल्कि जल में घुलकर, और साथ ही साथ सिलिका जो है कि नीचे चली जाती है जल में, मतलब जल के साथ बहते हुए। ठीक है, तो ये चीजें आप देखोगे कि निछालन से, साथ ही साथ यहां लिखा है क्षारीय तत्व, जो आपके सोडियम, पोटेशियम हो गए, ह्यूमस हो गया, ये सब जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। नीचे का मतलब क्या हो गया? मृदा की नीचे की परतों में। इसीलिए आपने एक और विशेषता पढ़ी होगी लैटेराइट मृदा की, कि ये सामान्यतः उपजाऊ नहीं होती है। क्यों नहीं होती उपजाऊ भाई? क्योंकि जब यहाँ के पोषक तत्व ही दोस्तों जो पौधों को मिल सकते थे मिट्टी में, वो तो घुल के चले गए नीचे, मृदा की नीचे की परतों में, बहुत नीचे की परतों में। अभी मैं आगे सॉइल प्रोफाइल आपको पढ़ाऊंगा, तो सॉइल प्रोफाइल में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे नीचे की परतों का मतलब हो गया, हमारे मिट्टी के नीचे कई सारी परतें होती हैं। एक ऐसी परत होती है जहां पे आपको डायरेक्टली मिट्टी दिख रही होती है, हल्की ब्लैक ब्राउन कलर की दिखती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा मिट्टी को खोदोगे तो नीचे ब्लैक कलर की मृदा निकलती है। यानी जहां पे ह्यूमस अर्थात जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जो गल के, दब के, सड़ के खत्म हो जाती हैं, उनसे कार्बन रिलीज हो जाता है, उनका कलर ब्लैक हो जाता है, जिससे मिट्टी का कलर भी ब्लैक हो जाता है। उसके और नीचे जाओगे तो आपको कंकड़ युक्त पथरीली मृदा मिलती है। जैसे आप लोग इमेजिन करो, अगर आप पूर्वी यूपी के होगे, स्पेशली जो गंगा नदी या यमुना नदी के तट के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित होगे, उन जिलों से संबंधित होगे, एग्जाम्पल गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजीपुर हो गया, इन क्षेत्रों में जब आप अपने घर के लिए खुदाई करवाते हो, नीचे पिलर खड़ा करने के लिए, नींव देने के लिए, बेस बनाने के लिए, तो जब आप 5 से 6 फीट नीचे जब गहराई खुदाई करवाते हो अपने प्लॉट में, तो वहां देखोगे आपको कंकड़ युक्त मृदा मिलती है, ठोस कंकड़ होते हैं, जिसपे आपके फावड़े या गणा से कुछ भी नहीं चल पाते हैं। तो ये भी एक मिट्टी की लेयर होती है। आप उसके नीचे जाओगे तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उसके और नीचे जाओगे तो आपको पथरीली मृदा मिलनी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि वो हजारों सालों का एक प्रक्रम है। ठीक है, मृदा के सॉइल प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो वहां पे जो है कि जब ये नीचे परतों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा के ऊपर की परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का अभाव हो जाता है। किसका किसका अभाव हो जाता है? सिलिका का, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का। और किसी भी पौधे की विकास में ह्यूमस का बहुत जरूरी होता है, उसका रोल। और मैंने आपको हमेशा पढ़ाया घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में कि भारतीय मृदा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्यों होती है? अलग अलग रीजन में अलग अलग कारण से होती है। इतना क्लियर हो गया कि सदाबहारी क्षेत्रों में ह्यूमस का रीजन क्यों हो रहा है, कि नीचे क्यों चली जाती है। और वहीं एल्यूमिनियम और Fe के ऑक्साइड यानी कि आयरन के ऑक्साइड अनुपात में अधिक होते हैं। और इस प्रकार की लैटेराइट मृदा विषुवत रेखीय मानसूनी जलवायु प्रदेश की एक मुख्य विशेषता होती है। भारत में विशेषता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? बोलो यस या नो। आगे देखोगे शीतकालीन अगर हम बात करें, अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे, इस पॉडजोल मृदा की बात करेंगे, तो यहां देखोगे शीतकालीन आर्द्र जलवायु प्रदेश में शंकुधारी वनों में वहां पे मृदा का विकास पॉडजलाइजेशन प्रक्रिया से होता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, सिलिकेट खनिजों का जब विघटन नहीं हो पाता है तो मृदा के ऊपर के परतों में सिलिकेट के खनिजों की अधिकता हो जाती है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होता है, जिससे खनिज कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता, और इस वजह से ह्यूमस का अभाव हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, सड़े गले मांस हो गए, जिनका विघटन होता तो है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, हीट चाहिए होती है, और वो हीट या टेम्परेचर वहां पे नहीं मिल पाता है। और इस वजह से निछालन से जल के साथ क्षारीय तत्व घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिससे ऊपर की परतों में फिर से क्षारीय तत्वों का क्या हो गया? अभाव देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार पॉडजोल मृदा जो आपको मिलेगी साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। कहां पे मिलेगी? साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्त।
अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब मैं इनको इन शॉर्ट करने जा रहा हूं। इन शॉर्ट मतलब एक फ्रेमिंग के तौर पे क्या क्या हमने पढ़ा कि आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है जहां पे टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने का मतलब हो गया वहां पे लेटराइट मृदा बनेगी। जहां पे लेटराइट मृदा बन रही है इट मींस कि वहां पे पॉडजलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। और जहां पे पॉडजलाइजेशन कम होगा वहां पे अम्लीयता भी कम होगी। तो इस प्रोसेस को दोबारा समझ लीजिए। देखिए जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां पे लेटराइट मृदा का निर्माण होगा, और जहां लेटराइट मृदा का निर्माण नहीं हो रहा है मतलब जहां पे हो रहा है उसकी जगह पे क्या होगा, वहां पॉडजोल तो नहीं बनेगी, और साथ ही साथ वहां पे अम्लीयता भी कम होगी। अम्लीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिलिकेट खनिजों की अधिकता। सिलिकेट खनिज कब अधिक होंगे, जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आपके जो शंकुधारी क्षेत्र होते हैं या फिर आपके जो साइबेरियन तुल्य क्षेत्र होते हैं या आपके शीत ऋतु वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां की मृदा में जो सिलिकेट की खनिज होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि जो उसे ब्रेक डाउन कर सके। जबकि आर्द्र जलवायु में तो हमने देखा था सोडियम अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, सिलिका अलग हो गया था, लेकिन वहां पे सिलिकेट के खनिज टूट गए थे। परंतु अगर आप ठंडी जलवायु में जाओगे तो वहां पे सिलिकेट के खनिज नहीं टूटते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट आपका इस टेम्परेचर से रिलेशन देखना चाहूं तो अम्लीयता से क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी जहां पे लेटराइट मृदा होगी क्या वहां पे अम्लीयता पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर अधिक होने से क्या हो गया, सारे के सारे सिलिकेट खनिज टूट गए हैं और वहां पे कोई भी प्रकार का अम्लीयता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब जैसे इन शॉर्ट को और एक तरीके से समझ लो। देखो आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रम आपने पढ़ा वो लेटराइजेशन और पॉडजलाइजेशन से संबंधित होता है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, अदरवाइज आप लोग भी अपने मोबाइल की डिस्प्ले को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, अगर टैब में देख रहे होंगे तो और बेस्ट है। यहां पर देखेंगे तो लेटराइजेशन और पॉडजलाइजेशन मृदा का निर्माण होता है। अब अगर मैं इसको आर्द्र जलवायु प्रदेश को अक्षांशीय विस्तार के साथ जोड़ने का प्रयास करूं तो जब आप 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की ओर जाते हैं, आप यहां पे स्टेबल हैं और आप यहां पे आना चाह रहे हैं 90 डिग्री पे, तो जैसे जैसे आप 0 से 90 डिग्री की ओर जाओगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी कि नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल आएगी सर, टेम्परेचर में कमी आएगी। और टेम्परेचर में अगर कमी आ रही है तो लेटराइजेशन मृदा का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लेटराइजेशन मृदा वहीं होगी जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा, बारिश अधिक होगी। और ये विशेषता हमको 0 से 10 डिग्री के आसपास ज्यादा मिलती है, विषुवत रेखी पे ज्यादा मिलती है, सदाबहारी जोन पे ज्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में आने वाली कमी से लेटराइट मृदा का विकास कम होगा, बल्कि पॉडजोल मृदा का विकास ज्यादा होगा। किसका विकास ज्यादा होगा, पॉडजोल मृदा का, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है पॉडजोल मृदा के लिए, और इसी वजह से वहां पे सिलिकेट खनिज नहीं विघटित हो पाते, जिससे वहां की मृदा में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है। अब आपको लगेगा कि सर ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो इसका कोई रिलेवेंट है क्या यूपीपीसीएस 2025 या समीक्षा अधिकारी 2025 में? तो ये वही गलती होगी दोस्तों कि जब आयोग का आप पेपर देने बैठोगे फिर लगेगा यार कि बेसिक नॉलेज अगर होती तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाता। इस बार मैक्सिमम जो एस्पिरेंट थे, जो फर्स्ट टाइम बैठे थे, सेकंड टाइम बैठे थे, जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी, वो इस चीज को डायरेक्टली फेस कर रहे थे यार कि हम तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रट के आए थे, पीवाईक्यूज पढ़ के आए थे, घटना चक्र पढ़ के आए थे, पेपर आ रहा है किताबों से, कॉन्सेप्ट से, एनसीईआरटी से। तो यहां पर ये प्रॉब्लम फिर फेस दोबारा मत करो, क्योंकि साल दर साल जो है कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे लेकिन आप चीजों को तैयार नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आपको भटकना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका तैयार रहेगा तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि जो लेटराइट मृदा होती है उसकी क्या विशेषता होती है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तुरंत आप आंसर दे दोगे अभी के अभी। लेटराइट मृदा का विकास कहां होगा, तो आप कहोगे सर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में होगा जहां पे वर्षा सबसे अधिक होगी। क्या लेटराइट मृदा में अम्लीयता पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सिलिकेट खनिजों का विघटन हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर अधिक होता है, अधिक वर्षा होती है, इसलिए सिलिकेट खनिजों का विघटन होने के साथ साथ ये मृदा की आंतरिक परतों में चले जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन या फिर लीचिंग के प्रोसेस से। क्या इस फैक्ट को रटना था क्या? नहीं। लेटराइट मृदा से संबंधित 2 कथन आपको एग्जाम में मिलेगा कि लेटराइट मृदा का सामान्यतः विकास पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलता है और लेटराइट मृदा में अम्लीयता का मान ज्यादा होता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट को उठा के पूछ लिया, आपने पढ़ लिया कि सर अम्लीयता का मान तो हमने कम पढ़ा है ग्लेंस एकेडमी से, एग्जाम में मिल रहा है अधिक, इट मींस कि वो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, उसको कट कर दो, तुरंत आंसर निकल आया। तो हर चीज को आपको कनेक्ट करके चीजों को पढ़ना है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2025 का प्रीलिम्स देना है, तो नो डाउट आपके लिए ये नोट्स सबसे बेस्ट होंगे कम समय में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं।
तो अब यहाँ पे अम्लीयता का भी रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि अम्लीयता आपके टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन दिखाती है। मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो लेटराइजेशन से टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन पॉटजोल से क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक उसी तरीके से अम्लीयता का भी इनवर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स कि पॉटजोलाइजेशन मृदा के साथ सीधा रिलेशन है अम्लीयता का। ठीक है, इसीलिए 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाओगे मेरे दोस्त, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर का मान घटेगा, अम्लीयता की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अम्लीयता की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई मेरे भाई। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी में। मृदा निर्माण प्रक्रम में हमें जो दूसरा कैटेगरी पढ़ना था अर्ध शुष्क वाले जलवायु प्रदेश के लिए, तो इसको पढ़ेंगे अब हम लोग। यहाँ पे जो मृदा का निर्माण होता है दोस्तों, उस मृदा को हम कैल्सीमॉर्फिक मृदा भी कह सकते हैं या फिर कैल्शियम युक्त मृदा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। कैल्सिफिकेशन मीन्स यहां पे जो होती है इस मृदा का नाम हम कैल्सीमॉर्फिक मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मृदा का जो बेसिक गुण होता है वो क्षारीय गुण होता है। कैसा होता है वो? क्षारीय गुण होता है। क्यों? क्योंकि ये जब आपका अर्ध शुष्क या शुष्क रीजन में जब इसका निर्माण हो रहा है, तो इट मीन्स, तो यहां पर अगर आप देखोगे अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि जहां पर दोस्तों वाष्पीकरण आपका क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा वर्षा से। इट मींस कि यहां पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा किससे? रेन से, यानी कि वर्षा का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक और बात समझना कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में भी आपको टेम्परेचर बहुत अधिक देखने को मिलेगा। राजस्थान में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक है, तो क्या मैं कह दूं कि क्या वहां पे रेन भी अधिक होगी? और भी तो जलवायु कंडीशन होनी चाहिए ना बरसात के लिए, क्योंकि सदाबहारी जलवायु प्रदेश में तो मैंने बताया कि सर टेम्परेचर अधिक होगा तो बारिश अधिक होगी। नो डाउट, मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ दोनों बातें सही हैं, लेकिन वहां पे इस तरीके की जलवायु दशा नहीं है अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में या मध्य भारतीय जैसे क्षेत्रों में, कि वहां पे बारिश भी हो जाए। तो टेम्परेचर तो होगा ही होगा लेकिन बारिश नहीं होगी। तो इवेपोरेशन का संबंध यानी अर्धशुष्क मृदा का संबंध आपके ऐसे क्षेत्रों से होगा जहां पे टेम्परेचर तो अधिक है परंतु बारिश नहीं होगी, बल्कि इवेपोरेशन होगा। और जब इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो सामान्यतः पत्तियों में जो छुपा हुआ जल होता है ना, उस जल को खींच लिया जाता है, गैस के रूप में ऊपर उड़ा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में आप राजस्थान के पेड़ों को आपने पढ़ा होगा, नागफनी हो गया या बबूर हो गया या खैर हो गया या कैक्टस हो गया, इनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, इतनी गहरी होती हैं कि 10 फीट 12 फीट का पूरी जड़ें होती हैं, और नीचे से पानी जो है कि एब्जॉर्ब करती हैं अपने विकास के लिए। और यहां पे जो इवेपोरेशन होता है वो इतना तेज होता है कि नीचे का सारा पानी जड़ से होते हुए, पूरा पेड़ पौधों से होते हुए ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। और यही वजह होती है कि राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं, शाम में यानी डिम, जब सूर्य का प्रकाश हल्का हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस समय अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, या फिर वहां की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कम से कम मात्रा में हमारे पानी को नुकसान पहुंचे। ये पेड़ पौधों की सोच होती है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहां पे क्या होता है, नीचे से जल ऊपर आता है और जल के साथ जो घुले हुए पोषक तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं, वो भी ऊपर आने लगते हैं मृदा की ऊपरी परतों में। इसीलिए जो मृदा बनती है यहां पे वो क्षारीय मृदा बनती है, क्षारीयता में वृद्धि होती है। समझ आ गई मेरी बात? अब देखते हैं, देखो ये जैसे आपका एक स्थलखंड हो गया। अब यहाँ पे जल के साथ जो घुले हुए क्षारीय तत्व थे वो क्या होंगे, ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे सूरज चाचू जो है कि जाग रहे हैं और ये लगातार जो है कि अपनी सूर्य बहुत तेजी से किरणें दे रहा है, और स्थलखंड इतना गर्म हो रहा है कि इसके नीचे जो पेड़ पौधों की जड़ों में जो जल है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और उनमें घुले हुए क्षारीय तत्व भी ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया को हम कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं। ध्यान देना, कैपिलरी प्रोसेस के बारे में कहा जाता है कि ये अपोजिट काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये न्यूटन्स के भी लॉ है, हालांकि और भी लोगों को भी ये पता है। ठीक है, तो पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, परंतु कैपिलरी प्रोसेस में अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है। आपने पहले, अगर आप 1990 के आसपास के होंगे या 1992-95 की डेट ऑफ बर्थ होगी, तो नो डाउट आपने 2006, 2007 या 2010 तक इवन की कहीं ना कहीं अपने घरों में लैंप देखा होगा, जिसे हम लोग डिबरी भी बोलते हैं, लैंप भी बोलते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है? वो भी तो कैपिलरी प्रोसेस होता है। आप उसे तेल डालते हो, उसमें जो डिप किया जाता है, जो बत्ती होती है वो धीरे धीरे पूरे तेल को ऊपर की ओर खींचती है। इट मींस कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करती है। तो ये भी वही होता है, कैपिलरी प्रोसेस भी ऊपर की ओर लेके आता है, और इससे क्या होता है, मृदा में क्षारीय तत्वों की वृद्धि होती है, और इसीलिए इसको कैल्सीमॉर्फिक मृदा भी कहा जाता है। अब आगे एक प्रश्न और आप लोग पढ़ते हो, कई बार प्रीलिम्स में आप लोग रटते रहते हो कि सर जिप्सम का प्रयोग करने से क्या होता है और चूने का प्रयोग करने से क्या होता है। पढ़ते होगे कि अम्लीय मृदा है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करें या चूने का प्रयोग करें, क्षारीय मृदा है तो उसे हम चूने का प्रयोग करें या फिर
जिप्सम का प्रयोग करें, तो वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आप समझ लोगे कि हाँ, अगर अर्धशुष्क क्षेत्र की जलवायु है, इट मींस कि वहां पे क्षारीयता अधिक है, इट मींस कि वहां पे हमें जिप्सम मिलाना है कि चूना मिलाना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, प्रीलिम्स में आपने बहुत बार रटा हुआ है। हालांकि ये चीज मैं अभी आगे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ऐसे जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश और स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। अब जिन मेरे छात्रों को ये नहीं पता कि सवाना तुल्य क्या होता है, स्टेपी तुल्य क्या होता है, तो या तो एनवायरमेंट की पूरी क्लास देख लो 1 2 3 4 5 6, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देख के आओ, जिससे मैं पता कर मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ, ये कौन से रीजन की बात हो रही है। बस आपको इन शॉर्ट हिंट दे देता हूं, या अगर आपने पहले भी पढ़ी होगी मेरी क्लास तो आपको रिवाइज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने विश्व के जलवायु प्रदेश आपको पढ़ाए थे, इस तरीके से याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाके क्लास देख लो मेरे दोस्त। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये वाले जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये सामान्यतः आर्द्र जलवायु के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जो बीच वाले क्षेत्र होते हैं, सवाना, स्टेपी, शंकुधारी, टुंड्रा, इन क्षेत्रों में सामान्यतः महाद्वीप की विशेषता मिलती है। कैसी विशेषता मिलती है? महाद्वीप की, क्योंकि तटीय क्षेत्रों से अलग होते हैं, बीच में होते हैं, स्थल खंडों से घिरे हुए होते हैं, जहां पे टेम्परेचर अधिक होता है लेकिन वर्षा का मान कम होता है। और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः वनस्पतियों का विकास होता तो है, परंतु इतना बेहतर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सवाना घास के मैदान पढ़ते हैं, स्टेपी घास के मैदान पढ़ते हैं, और शंकुधारी अगर वृक्षों को भी पढ़ते तो उसमें हरी पत्तियां बहुत कम होती है। क्यों पढ़ते हैं घास के मैदान? क्योंकि घास को पानी की कम आवश्यकता होती है, यानी कम पानी में भी वो अपना काम चला लेगी, लेकिन वृक्ष अधिक पानी चाहते हैं, और वृक्ष इसीलिए तटीय क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं, न कि मध्य भारत में। समझ में आ रहा है? सारी चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बस तरीका आपके पास अगर है कनेक्ट करने का, या फिर आप मेरे लेक्चर को बहुत इत्मीनान से ध्यान से सुन रहे हैं, तो नो डाउट आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। और एक बार अगर आपने सही से सुन लिया या ठीक से समझ लिया, तो नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट हम लोग बार बार रटते हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार अपडेट करते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त नहीं बदलता है। क्या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में अचानक से 1 साल बाद परिवर्तन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। होने के लिए कम से कम 100-150 साल लगेगा, तब तक आपकी अगली पीढ़ी भी बुढ़ापे की स्थिति में आ चुकी होगी। तो पहले अपना देखना है ना, अगली पीढ़ी का बाद में देखना। तो इसीलिए एक बार कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, वही चीज आपको तैयार रखनी है। वर्षा कितनी होती है मेरे दोस्त? 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहां पे अगर आप देखोगे वर्षा का मान थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम यहां पे है कि वाष्पीकरण यहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर का मान अधिक है और इवेपोरेशन अधिक होता है। मैंने कहा कि हर जगह टेम्परेचर अधिक होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह वर्षा अधिक होगी, वहां की जलवायु कंडीशन कैसी है ये भी उस पर मैटर करेगा, कि जलवायु कैसी है इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके कारण साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन होता है। तो घास के मैदान तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में वृक्ष भी मिल जाते हैं, जबकि स्टेपी में अगर आप देखोगे और ऊपर जाओगे तो वृक्ष रहित घास के मैदान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वृक्ष रहित घास मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सवाना कहीं ना कहीं 0 डिग्री से 10 डिग्री से सटे हुए होने की वजह से, यानी 10 से 30 डिग्री के बीच में सवाना मिलती है, तो थोड़ी बहुत सदाबहारी जलवायु थोड़ा बहुत इसको असर कर जाती है, बारिश का मान मिल जाता है थोड़ा ठीक ठाक, इस वजह से यहाँ पे वृक्ष भी 2-4 गिने चुने हो जाते हैं। लेकिन यहां पे शुष्कता अगर आप देखोगे, ड्राइनेस कैसी होती है? अधिक होती है। ड्राइनेस अधिक होती है क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, और क्षारीयता भी अधिक होगी। क्यों होगी क्षारीयता अधिक? क्योंकि इवेपोरेशन होने से मृदा के नीचे के जो पोषक तत्व थे जल में घुले हुए, वो ऊपर की परतों में आने लगे। और जहां पे मेरे दोस्त शुष्कता अधिक होगी, वहां पे कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, अर्थात मृदा का गुण कैसा होगा? क्षारीय होगी। और वहीं पर वनस्पति की सघनता भी कम होती है, क्योंकि वनस्पति होने के लिए मेरे दोस्त वर्षा होना जरूरी है। पेड़ पौधे बिना वर्षा के नहीं रह सकते। जब वर्षा ही कम है तो वनस्पति की सघनता कम है, यानी कि गिनी चुनी वनस्पति पाई जा रही है, और जब वनस्पति ही कम है तो ह्यूमस का मात्रा भी कम होगी। तो ये भी एक रीजन है हमारे मध्य भारत के क्षेत्रों में कि वनस्पतियां कम है और ह्यूमस भी क्यों कम मिलता है। समझ में आ गया? लेकिन कह सकते हो कि मध्य भारत की जो मृदा का जो गुण होगा वो क्षारीय गुण होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन कर देते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की, अगर हम बात करें तो इसमें वर्षा का मान अगर देखोगे तो 50 से 70 होता है। ये जो स्टेपी तुल्य होती है सामान्यतः 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में होती है। सामान्यतः भारत में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश नहीं पाई जाती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे 30 डिग्री के ऊपर जाने पर आपको
हिमालय श्रृंखला देखने को मिलती है 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास। हिमालय श्रृंखला हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, या उत्तरी पंजाब आ जाता है जो थोड़ा सा हिमालय से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके की जो श्रेणियां हैं वहां पर स्टेपी तुल्य ना होकर बल्कि शंकुधारी हो जाती है, टुंड्रा और जलवायु प्रदेश देखने को मिल जाता है। बल्कि स्टेपी तुल्य प्रदेश आपको इसीलिए ऊपर देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, यूरोप के क्षेत्रों में मिलते हैं। और यूरोप आप अगर अपने मैप में देखोगे, अपनी वॉल पे अगर आपने चिपका रखा होगा या लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में, जहां पे भी, वहां देखोगे कि यूरोप का जो विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर होने के बाद, यानी भारत 37 डिग्री पे है तो 35 डिग्री 40 डिग्री से शुरू होता है यूरोप का विकास। इट मीन्स कि स्टेपी जलवायु तो भारत में मिल ही नहीं पाती है ढंग से, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे भारत में स्टेपी जलवायु का विकास होने वाला होता है तब तक हमारी हिमालय श्रृंखला आ जाती है तो अलग जलवायु बना देती है। तो यहां पर भी आपको टेम्परेचर कम है, लेकिन एक खास विशेषता समझिएगा, सवाना में तो आपको टेम्परेचर अधिक और इवेपोरेशन अधिक मिल रहा था। स्टेपी में तो दोस्तों ये शीतोष्ण क्षेत्र आ गया, मतलब ठंडे वाले क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो गया और इवेपोरेशन, क्योंकि जब तापमान ही नहीं हो रहा तो इवेपोरेशन कहां से होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे वृक्ष रहित घास के मैदान भी कम होंगे, क्योंकि घास भी नहीं होगी, घास उगने के लिए थोड़ा बहुत तो धूप चाहिए, और शुष्कता भी यहाँ पे कम होगी, यानी अपेक्षाकृत क्षारीयता कम होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेपी और सवाना के अंतर्गत किसमें क्षारीयता अधिक होगी, तो सवाना में अधिक होगी और स्टेपी में कम होगी। भारत में मुख्य रूप से किसकी विशेषता मिलेगी, सवाना की मिलेगी। अब यहां देखते हैं कि सवाना प्रदेश में वृक्ष और घास एक साथ उगते हैं, फिर भी स्टेपी की अपेक्षा ह्यूमस यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं मृदा में, क्योंकि स्टेपी प्रदेश में घास का विकास एवं विघटन दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि सवाना में घास और वृक्ष दोनों है, जबकि स्टेपी में घास ही घास मिलती है, हालांकि कम मिलती है लेकिन मिलती है। और आप लोग अक्सर देखते होंगे, अगर आप कहीं घास के मैदान में बैठते होंगे और गर्मियों के सीजन में आप देखो, जो घास आपको सुबह तक बहुत सुंदर सी हरे रंग में दिख रही होती है, वो शाम होते होते हल्की पीली होकर बुझ जाती है और खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन एक नई पत्ती उसमें आ जाती है। मतलब घास के टूटने का दर, विघटन होने का दर, सूखने का दर उतनी ही तेज है जितना उसके जन्म लेने का दर है। इट मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि वृक्ष क्या तुरंत पैदा होते हैं, तुरंत टूटते हैं क्या? वृक्ष में तो समय लगता है। और सवाना की जो घास होती है, बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं, जिसे हम लोग हाथी घास भी कह देते हैं, 6-6 फीट की 5-5 फीट की घासें होती है, तो वो तुरंत तो नहीं टूटेगी, छोटी छोटी घास तो है नहीं, वो बड़ी घासें हैं, तो इसीलिए वहां पे ह्यूमस बनने में टाइम लगता है, जबकि स्टेपी में बहुत तेजी से तैयार होता है। तो जिससे अन्य किसी भी मृदा की अपेक्षा ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान देना, अभी आप लोगों ने लैटराइट मृदा पढ़ा, पॉडजोल मृदा पढ़ा और सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की मृदा पढ़ लिया, जिसको हम लोग कैल्सीमॉर्फिक कहते हैं, या फिर स्टेपी तुल्य। तो इनमें याद रखना कि स्टेपी में ही सबसे अधिक ह्यूमस हो रहा है, बाकी इन सब में ह्यूमस नहीं हो रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है, ये चीजें मैंने बता दी है। अब यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे शुष्कता में वृद्धि होगी तो कैल्सिफिकेशन वृद्धि होगी, ठीक है, और क्षारीयता में वृद्धि होगी, परंतु वनस्पति की सघनता कम होगी तो ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी। तो बेसिक चीजें अगर आपने समझ ली, तो अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में, यानी सॉइल ज्योग्राफी, कि अब हम पूरे विश्व के स्तर पे जो रीजन हम डिवाइड करेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। तो हमें जब भी पढ़ना होगा दोस्तों, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त इस तरीके से। जैसे अगर आप देखोगे कि आर्द्र जलवायु प्रदेश की पहले हम बात करेंगे, आर्द्र जलवायु प्रदेश की जो मृदा होती है उसे हम लोग पेडोल्फर भी कह देते हैं, हालांकि पॉडजोल भी कहते हैं, ठीक है, लेटराइट भी कहते हैं, मैंने दोनों ही बताया। अब यहाँ पे बात करें, मतलब लेटराइट कोई पेडेल्फर कह रहे हैं, तो जलवायु प्रदेश पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश, लॉरेंशियल तुल्य या ब्रिटिश तुल्य कह सकते हो, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की होगी और मृदा के प्रकार कैसे होंगे। वनस्पतियां निर्धारित होती हैं सबसे अधिक वर्षा के मान से। वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियां सदाबहारी हो जाएंगी, वर्षा कम होगी तो वनस्पति टुंड्रा हो जाएगी। और मृदा के पीछे बारिश का क्या रीजन था, अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, मेरे साथ कनेक्ट करके दिखाओ। देखो, कनेक्ट करके दिखाना नहीं है, मतलब चैलेंज नहीं है, समझना है। हमने पढ़ा 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में गुरुजी सदाबहारी वन पाए जाते हैं। सदाबहारी वन के पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, कि टेम्परेचर का मान अधिक होना, रेन का मान अधिक होना, बरसात अधिक होना, और जैसे ही तापमान अधिक होगा तो सिलिकेट के खनिज टूट जाएंगे, टूटने के साथ साथ वर्षा अधिक होगी तो जल के साथ घुलकर लीचिंग प्रोसेस से सारे के सारे पोषक तत्व मृदा के आंतरिक परतों में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे बारिश अधिक हो रही है तो लेटराइट मृदा का निर्माण हो रहा है, लेटराइजेशन इसके प्रोसेस को कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में, जहां पे केरल कर्नाटक का क्षेत्र है 8 से 10 डिग्री के आसपास का, या अंडमान के क्षेत्र में जहां पे बारिश बहुत अधिक होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, तो क्या वहां पे लेटराइट मृदा का विकास नहीं होगा?
बिल्कुल होगा गुरुजी, क्योंकि ये सारी विशेषताएं मैच कर रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं 10 डिग्री से 30 डिग्री की ओर। हम जरा चलते हैं यहाँ पर पूर्वी घाट की तरफ। अगर आप देखोगे या पूर्वी क्षेत्र की अगर आप देखोगे तो 10 डिग्री से 30 डिग्री में जो भारत की मुख्य जलवायु का प्रदेश आता है, मानसूनी प्रदेश जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। मैं पूर्वी घाट की अगर बात छोड़ भी दूं तो कहीं ना कहीं आप बंगाल की खाड़ी से होने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हो, या फिर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भी देख सकते हो। लेकिन तो इसकी मृदा को लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेकिन अगर आप आंतरिक प्रदेशों में आओगे, आंतरिक क्षेत्रों में आओगे, तो जहां पे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगी, जहां पे वर्षा आपको 60 से 70 देखने को मिलेगी, टेम्परेचर कम हो गया, बारिश का मान भी कम हो गया, वृक्ष और घास दोनों मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो सॉइल मिलती है उसे हम रेड चेस्टनट सॉइल भी कहते हैं। लेकिन अभी गुरुजी हमने पढ़ा था इसको कैल्सीमॉर्फिक मृदा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसको हम क्षारीय मृदा भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके ज्योग्राफिकल नेम की ओर जाएं तो अगर आपसे पूछेगा कि रेड चेस्टनट मृदा कौन सी होती है, लाल से संबंधित होती है, तो इसको हम सॉइल मृदा कहते हैं, या आम भाषा में इसको हम लाल मृदा भी कहते हैं। अपने भारत में क्या कहते हैं? लाल मृदा भी कह देते हैं। अगर हम पश्चिमी तट की तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर की ओर 30 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता मरुस्थल का विकास, यानी राजस्थान का हमें विकास देखने को मिलता है। और पश्चिमी तट पे क्यों जो है कि आपके मरुस्थल का ही विकास होता है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे मुख्यतः आपको पश्चिमी तट पे ही मुख्य रूप से, या पश्चिमी क्षेत्र में महाद्वीप के क्या देखने को मिलता है? मरुस्थल देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं, क्यों हमें इसी तरफ देखने को मिलते हैं? फिर चाहे आप अटकामा मरुस्थल देख लो चिली का, वो भी पश्चिमी तट पे है। फिर आप नामीबिया मरुस्थल का देख सकते हो, कालाहारी मरुस्थल देख लीजिए, या फिर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कई सारे मरुस्थल आप देख सकते हो, भारत का देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हो। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जो भी रीजन है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, क्लाइमेटिक जोन में आप वहां देख सकते हो। ठीक है, देखो सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, तो ये मान के चलो कि आप चीजों को समझने लग जाओगे। फिर रटने से ज्यादा आप समझने की चीजों को समझ लोगे। फिर वहां से तो फैक्ट उठाना दोस्तों आसान हो जाता है, फैक्ट को समझना फिर आसान हो जाता है। और अगर हम 30 से 45 डिग्री की ओर जाते हैं, जो हमारे भारत से अलग हो जाती है, ऊपर की जलवायु होती है, तो सामान्यतः यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, जिसमें रेड येलो पॉडजोल मृदा मिलती है, जहां पे लेटराइट और पॉडजोल दोनों की विशेषताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान का एक विभाजन है कि नहीं इसके इधर पाकिस्तान इसके इधर भारत। प्रकृति की कोई बॉर्डर नहीं होता है, नो मतलब एंडलेस बॉर्डर जिसे हम लोग कहते हैं, बाउंड्री होती नहीं है प्रकृति की। भाई उसको जहां पे भी थोड़ा बहुत 30, 32, 35 डिग्री तक विशेषता मिली उसने लेटराइट मृदा बना दी, और उसके ऊपर जो है कि जहां पे शीतकालीन विशेषता मिली, शीत ऋतु की विशेषता मिली, वहां उसने पॉडजोल मृदा बना दी। दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है इस चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में। अगर हम इसी के स्टेपी वाले जोन में आते हैं तो इसको हम चेरनोजम मृदा कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा चेरनोजम मृदा, तो चेरनोजम मृदा कहां होती है? स्टेपी में होती है। स्टेपी की क्या विशेषता होती है? ये भी कैल्सीमॉर्फिक मृदा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये भी अर्धशुष्क क्षेत्र में आती है, परंतु ये शीत ऋतु से मतलब शीत क्षेत्रों से सम्मिलित हो जाती है। वहीं अगर आप 30 से 45 डिग्री में आते हो, भूमध्य सागरीय जलवायु, टेरेस रेसा सॉइल बोलते हैं इसको, टेरारोसा सॉइल बोलते हैं। और ये प्रश्न स्टेटमेंट वाइज आपके यूपी पीसीएस में था, हालांकि ये प्रश्न नहीं था, क्लाइमेटिक जोन से था। तो क्या गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर अगली बार यही पूछ ले, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की मृदा का नाम बता दीजिए, तो कैसे बताओगे? या उसकी विशेषता बता दीजिए, कैसे बताओगे? जब उस चीज को आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा तभी तो। प्रश्न तो उसने पूछ लिया कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो अर्थात यूपी पीसीएस में एग्जामिनर की सोच जा रही है, वो इस चीज को सोच रहा है कि बच्चों से मैं ये प्रश्न पूछ के देखूं कि क्या भूमध्य सागर की जलवायु में केवल यही रट के बैठे हो कि रसदार फलों की खेती होती है, लीची की, स्ट्रॉबेरी की, संतरे की, मौसमी की, इन सब की, या फिर उस खेती के पीछे जो जलवायु निर्मित होती है शीतकालीन वर्षा को लेके, वो क्या फैक्टर होते हैं, उसके पीछे क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी तो पूछ सकता है। तो एग्जामिनर अपना इशारा दे रहा है कि मुझे किस तरफ चलना है, और आपको उसे ही फॉलो करना है, और एग्जामिनर आपके पास आके नहीं बताएगा। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसकी संभावना हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका 22 दिसंबर को बीत चुका है और बहुत कुछ उसने सिखा दिया सबको। आगे देखते हैं समशीतोष्ण की बात करेंगे, जहां पे ग्रे ब्राउन पॉडजोल। अब पॉडजोल मृदा क्यों बन रही है दोस्तों? शीतकालीन क्षेत्र है। शीतकालीन क्षेत्र तो क्या यहाँ पे अम्लीयता होगी? बिल्कुल होगी गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे सिलिकेट खनिजों का विघटन नहीं हो रहा है। विघटन करने के लिए हमें टेम्परेचर अधिक चाहिए था, यहाँ पे तो टेम्परेचर है ही नहीं। इट मीन्स की टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है गुरुजी।
आगे बात करेंगे, अंदर जब हम आते हैं तो शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी पॉडजोल मृदा मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे ये विशेषता कैसी चल रही है पूरी की पूरी लाइन में, ये पूरी लाइन में आपको देखोगे शीतोष्ण विशेषता चल रही है, ठंडी विशेषता चल रही है, और ठंडी विशेषता में कभी भी लैटराइट मृदा का निर्माण ही नहीं होता है, चाहे बारिश ज्यादा हो चाहे कम हो, क्योंकि ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप में शीतकाल से लेके वर्ष के 12 महीने वर्षा होती है, बस शीतकाल में थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप ये नहीं कहोगे गुरुजी वर्षा अधिक है तो लैटराइट मृदा बना ले क्या, वो नहीं बनेगा, वो शीतकालीन क्षेत्र में है, अर्थात शीतोष्ण क्षेत्र में है, और शीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है पॉडजोल मृदा, फिर चाहे वो पश्चिमी तट हो, पूर्वी तट हो, मध्य तट हो, मध्य क्षेत्र हो, या फिर कितना भी बारिश का क्षेत्र हो। क्लियर हो गई बात। और ऊपर आपके आपके टुंड्रा प्रदेश आता ही आता है, टुंड्रा मृदस्थल हो गया। अब यहाँ पे चीजें समझ में आई मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, ये देखिए पूरा डायग्राम, यही चीज मैंने आपको समझाई है। क्लियर हो गया। चलिए, तो एक चीज आपसे और क्रॉस चेक कर लिया जाए, आपके कॉन्सेप्ट को तैयार हुआ कि नहीं। लैटराइट मृदा दोस्तों आपको मिले 0 से, हम अगर 0 से 90 डिग्री की ओर चले, मान के चलिए कि 0 डिग्री हो गया और एकदम 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन लैटराइट मृदा मिलेगी 0 से 10 के आसपास, फिर 10 से 30 पे हमको रेड येलो पॉडजोल मिल रहा है, फिर ग्रीन ब्राउन पॉडजोल, फिर ऊपर पॉडजोल मृदा मिल रही है। बिल्कुल सही है, यानी 0 से 90 डिग्री पे आने की तरफ टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो अम्लीयता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी गुरुजी। हम 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, अम्लीयता बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, 1/, इनवर्स रिलेशन, तो ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ेगी और घटेगी भी। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं अर्ध शुष्क मृदा क्षेत्र की बात करें। अभी तो हमने डिफाइन कर दिया आर्द्र जलवायु प्रदेश, अब जरा अर्ध शुष्क वाली कहां मिलेगी, तो इसको भी यही समझ लो भैया। अर्ध शुष्क वाला जो हो गया स्टेपी तुल्य, सवाना तुल्य, मरुस्थली। सवाना आपके 10 से 30 में होता है, 30 से 60 में स्टेपी होता है, और मरुस्थल भी आपको 10 से 30 में मिलेगा, लेकिन पश्चिमी तट पर मिलेगा। तो देखो स्टेपी में क्या मिलेगा, समशीतोष्ण घास के मैदान। सवाना में क्या मिलेगा, सवाना वनस्पति। मरुस्थल में क्या मिलेगा, मरुस्थली वनस्पति। यहां पे जो मृदा बन रही थी, चेरनोजम बन रही थी आपके स्टेपी तुल्य में, और सवाना तुल्य में बन रही थी रेड चेस्टनट बन रही थी, और साथ ही साथ मरुस्थली में आपको डेजर्ट सॉइल मिल रही थी। लेकिन अगर मैं कहूं इन तीनों ही क्षेत्रों की मृदा को एक एनवायरमेंटल वाला नाम देना हो, पर्यावरणीय नाम देना हो, तो आपको नाम देना है कैल्सी मॉर्फिक मृदा। क्या मृदा बनेगी, कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। या फिर इन शॉर्ट अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्षारीय मृदा का निर्माण। तो बेसिक चीजें आपने समझ ली, अब बस फटाफट आप निकालते जा रहे हो कॉन्सेप्ट को समझ के। क्या निकाला आपने कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, यानी 90 डिग्री से नीचे की ओर स्टेपी तुल्य में क्या मिलेगा आपको, शुष्कता अधिक मिलेगी, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस अधिक मिलेगा, मृदा क्षारीयता अधिक मिलेगी, लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम मिलेगी। इस तरीके से आप नीचे आओगे तो ये वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इस पूरे डायग्राम को जो हमने समझा है उसको बस एक बार रीड कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं कि चेरनोजेम, चेरनोजेम कहाँ की, स्टेपी तुल्य जलवायु है, जिसमें निक्षालन और कैल्सीकरण में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था, जिससे क्षारीयता औसत से कम, वहीं वृक्ष रहित घास के मैदान सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। घास के विघटन दर अधिक होते हैं, इसलिए ह्यूमस की मात्रा अन्य किसी भी प्रकार की मृदा से ज्यादा मिलते हैं, चाहे वो लैटराइट मृदा हो चाहे कैसी मृदा, सबसे अधिक स्टेपी तुल्य जलवायु में मिलती है ह्यूमस की मात्रा। इसीलिए कृषि हेतु सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, और इसको ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक अर्थ सॉइल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ह्यूमस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डार्क कलर की होती है। काली मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा मिल जाती है ठीक ठाक, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलती है, परंतु काला रंग उसका ह्यूमस से नहीं होता, टिटेनिफेरस से होता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। मैग्नेटाइट करके कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है अभी, ब्लैक सॉइल का। तो यहाँ पे इसको ब्लैक अर्थ सॉइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक है, जो डार्क कलर का होता है इसलिए इसकी मात्रा अधिक है। अब इसके बाद एक टुंड्रा सॉइल बच जाता है, जो सामान्यतः पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन बता देता हूं, इसकी प्रक्रिया को हम ग्लेजाइजेशन कहते हैं, यानी कि ग्लेयीकरण कहते हैं। अत्यंत कम टेम्परेचर होता है, इसलिए मृदा के निर्माणकारी प्रक्रम दर बहुत कम होता है, और अम्ल विघटन दर नगण्य होता है, इसलिए मृदा की अम्लीयता क्या होती है, पॉडजोल से भी अधिक होती है, क्योंकि अम्लीयता तभी आपकी कम हो सकेगी जब टेम्परेचर का मान अधिक होगा, सिलिकेट खनिजों का विघटन होगा। लेकिन अम्ल तो बिल्कुल नहीं विघटन हो रहे हैं, इसलिए पॉडजोल से भी अधिक यहाँ पे अम्लीयता पाई जाएगी, क्योंकि पॉडजोल में थोड़ा बहुत तो विघटन की चांसेस थे भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। अत्यंत कम टेम्परेचर होने की वजह से कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं होगा, इसलिए ह्यूमस का अभाव भी पाया जाएगा, और हिमगलन से, बर्फ के पिघलने से जल भराव के क्षेत्र भी हो जाएंगे, इसलिए मृदा पूर्णतः विकसित नहीं होगी, क्योंकि जल भराव होने से मृदा का निर्माण कभी भी अच्छा नहीं होता। आप देखो कभी भी दलदली क्षेत्र में किसी अच्छी खेती नहीं की जाती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र का मतलब होता है जल भराव वाला क्षेत्र है, और वहां पे मिट्टी का निर्माण हो ही नहीं पाता जिससे फसल का उत्पादन किया जा सके। समझ में आ गया। और भूमध्य सागरीय जलवायु को हमने पढ़ लिया कि टेरारोसा कहते हैं, ये भी कैल्सीमॉर्फिक सॉइल प्रोसेस हो जाएगा।
अब यहाँ पे मृदा का जो संबंध है वो मैं जरा आपको रिलीफ यानी उच्चावच से समझा देता हूं कि ऊंचाई और ढाल की तीव्रता इनसे कैसा संबंध होता है आपके मृदा निर्माण कार्य प्रक्रम में। अगर आप एक तरीके से गौर करो हम भारत में ही हैं और भारत में आप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी। तो आप अगर नीचे थे, आप 0 से 10 डिग्री के आसपास थे तो आपको लेटराइट मृदा का विकास हुआ। जैसे जैसे आप 10 से ऊपर आ रहे हो, ठीक है, तो आपके रेड येलो स्पॉटजोल का विकास हुआ, और ऊपर आए तो ग्रीन पॉटजोल का विकास हुआ, और ऊपर आ गया तो पॉटजोल सॉइल का, फिर और ऊपर आ गया तो टुंड्रा सॉइल का विकास हुआ। ये आपकी स्पीड जा रही थी 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ मान लो 0 डिग्री से, जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अतः मृदा निर्माण, अच्छा अब हम जरा इस पे देख लेते हैं, ढाल की तीव्रता को देख लेते हैं, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट की बात करें तो स्लोप ग्रेडियंट का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से। एक अच्छी मृदा को बनने के लिए यह जरूरी है कि उसके पास पर्याप्त ढाल होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जितनी आवश्यकता है उतना तो वो पानी एब्जॉर्व कर ले मृदा, बाकी सारा पानी बाहर निकाल दे। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे ढाल बहुत अधिक होता है, लेकिन अंदर पत्थर होने की वजह से मृदा निर्माणकारी प्रक्रम नहीं हो पाता, क्योंकि मृदा है ही नहीं वहां पे, पत्थर वाले क्षेत्र है, तो पानी को कहां से एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब हो गया कि अगर ढाल की तीव्रता में वृद्धि होगी तो सतही जल का बहाव दर बहुत तेजी से होगा। यानी यहां पे अगर आप एक बाल्टी पानी छोड़ोगे ना, एक बाल्टी पानी गिराओगे तो बहुत कम चांस है कि मृदा अपने अंदर खींच पाए, बल्कि सारा पानी तुरंत नीचे गिर जाएगा। और इसका मतलब हो गया अंतः स्पंदन दर क्या हो गया, कम हो गया। आप अपने सीढ़ी पर से जब पानी गिराते बहुत तेजी से जाता होगा, तो यहां पे मृदा निर्माणकारी प्रक्रम कम होगा और मृदा का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, जिससे मृदा की मोटाई कम हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज की मोटाई तभी निर्भर करेगी ना जब वो अच्छे से मृदा का विकास हुआ होगा, और विकास होने के लिए मृदा के लिए एक पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा, बहुत अधिक भी नहीं बहुत कम भी नहीं, अंतः स्पंदन दर होना चाहिए। मृदा क्या करेगी, पानी को अंदर खींच पाए। लेकिन जहां पे ढाल वाली बात हो रही है तो ढाल तीव्रता का मतलब हो गया जैसे पश्चिमी घाट हो गया, हिमालयी क्षेत्र हो गया, तो वहां पे ढाल अधिक है, तो हम पानी जैसे ही गिराएंगे तो फटाफट बहुत सारा पानी नीचे चला आएगा और मिट्टी के अंदर वो जा ही नहीं पाएगा, तो मृदा निर्माणकारी प्रक्रम हो ही नहीं पाएगा। अतः मृदा निर्माणकारी प्रक्रम को मुख्यतः ढाल की तीव्रता प्रभावित करती है अपेक्षाकृत ऊंचाई से। अर्थात ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहां पे अगर मृदा निर्माणकारी प्रक्रम में पानी अंदर जा रहा है प्रॉपर, तो वहां पे मृदा तो बन रही है, लेकिन तभी तो हमने इस मृदा का नाम दिया ना, तभी तो यहाँ पे नाम दिया। परंतु ढाल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी कर रहा है, प्रभावित करेगा कि अगर ढाल अच्छी होगी तो मृदा अच्छी बनेगी, ढाल अच्छी नहीं हुई तो मृदा अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आज आपका काफी समय बाद शुरू किया मैंने, और रात में लगभग 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह आपको 9 बजे क्लास भी देनी थी, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। और अब जो है कि हम लोग इसे रेगुलर रखेंगे, अर्ली मॉर्निंग आपको 9 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी। कोशिश करूंगा टाइम निकाल के कि शाम में भी एक आध क्लास अगर हो पाएगी तो जरूर करूंगा, और बाकी बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड पूरी क्लासेस, पूरी गाइडेंस आपको देते रहूंगा, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीजें और पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस नोट्स की पीडीएफ को परचेस करना चाहते तो 8527594636 इस पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहीं से आपको मेरी टीम आपकी सारी डिटेल को शेयर कर देगी, प्राइस वगैरह सारी चीज। क्योंकि देखिए हमारे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो हमारे पेड होते हैं, क्लासेस पूरी यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगी हर एक नोट्स की। चाहे अगर आपको नोट्स नहीं लेने का मन है, कोई डाउट नहीं, आप क्लास से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि हम पेड नोट्स अलग देते हैं और क्लासेस अलग देते हैं, कोई समझौता नहीं होता। जो नोट्स हमारे क्वालिटी कंटेंट होती है पीडीएफ के तौर पे, वही हम आपको क्लास देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बनाने में टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, सबसे अच्छा है क्लास को आराम से देख देख के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।